ये एक ऐसी ज़मीन पर हुआ है जो बंजर था, झगड़े का कारण था, लोगों में बहुत एक दूसरे के प्रति गुस्सा था। रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है कि जिस गांव में पेड़ पूरी तरह ख़त्म हो गए थे, आज लाखों लाखों पौधे पेड़ बन रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस जंगलों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा तो चंदन के पौधे पेड़ बन रहे हैं, 1 लाख तो आम के पौधे पेड़ बन रहे हैं। बाकी के जंगल तो बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में फैल रहे हैं। और अब तो जंगल और प्रकृति इसको बढ़ाने का काम कर रही है, हवाओं के साथ, आंधियों के साथ, बीजों से, पक्षियों से। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के एक ग्राम पंचायत है पिपलांत्री की कन्या उपवन में हम लोग अभी बैठे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा दिया है। और फिर समग्र ग्राम विकास को लेकर हम लोग पिछले 20 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। तो पिपलांत्री में आपका स्वागत है। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में 2005 में मैं गांव का सरपंच बना था। सरपंच बनने के कुछ समय बाद ही मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। बेटी के मरणोपरांत 12 दिन के बाद जब मुझे मेरे परिवार वाले घर से बाहर लाए कि भाई अब काम पर लगो, तो उस दिन मैंने मेरी बेटी के नाम पर एक पौधा लगाया और ये तय किया कि इस गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊंगा। फिर बेटी के नाम पर पेड़ लगाते समय उसके माता पिता दोनों आए, तो तय किया कि एक पौधा बेटी के नाम से, एक उसके पिता के नाम से, एक माँ के नाम पर। फिर ये लगा कि नहीं, ये भी काम है, तो फिर हर बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाने की परंपरा शुरू की। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा बेटियों के नाम पर उपवन दिखता है। तो हमने बेटी, पानी और पेड़ों को जोड़कर जो काम किया है वो आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे माता पिता ने पूरे जीवन यहाँ खून पसीना बहाया है। जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी कई पीढ़ियाँ जहाँ पैदा हुई है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वो मेरे लिए किसी मंदिर से या मेरे किसी तीर्थ से कम नहीं है। और यहाँ पर इतना बड़ा जंगल तैयार हुआ है कि यहाँ का तीतर, मोर, खरगोश, पैंतर, बंदर, तोता, गिलहरी, जो वन्य जीव यहाँ होना चाहिए गांव में। कोयल बोलनी चाहिए। कोयल, आम के पेड़ नहीं होंगे तो कहाँ बैठेगी? अगर इस तरह के जंगल नहीं होंगे तो फिर वन्य जीव कहाँ जाएंगे? और जब गाँव में लेपर्ड नहीं आएगा तो रोजड़े बहुत हो जाएंगे। नील गाय किसानों को खेती नहीं करने देगी। तो ये चैन वापस बनाने का काम। और विषय लिया बेटी, गांव में बेटियों का सम्मान होना चाहिए। किसी घर में बेटी का जन्म हुआ, बेटी के जन्म पर खुशियाँ मनाने का, उसको खुश करने का काम किया। और बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करना, उसके जन्मते ही उसके नाम पर 31,000 रुपये डाल दो। 21 हम देंगे, 10 तुम दे दो। और फिर हर महीने कुछ न कुछ डालते रहो। तो बेटी बची, बेटी आत्मनिर्भर हुई। फिर बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना। बड़ी संख्या में बांस लग गया, आंवला लग गया, एलोवेरा लग गया, आम लग गया। तो ये पेड़ों से आधारित रोजगार, आंवला से आधारित उद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, बांस के आधारित उद्योग, एलोवेरा से आधारित उद्योग, मार्केट में आम जाए, उससे लोगों को रोजगार मिले, प्राकृतिक खेती। और फिर प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना। ये एक ऐसी ज़मीन पर हुआ है, ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मार्बल का खनन क्षेत्र है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब देखिए, सफ़ेद पहाड़ मलबे के दिखेंगे कई जगह, जैसे बर्फ़ के पहाड़ हैं, पर वो है मार्बल के मलबे के पहाड़ है। उस पर हमने देसी तरीके से उसको विकसित करने का काम किया। वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी, पानी के छोटे छोटे पौंड बना दिए, सूखी लकड़ी के पेड़ खड़े कर दिए। दूर से पक्षी आता है, वहाँ पानी पीता है और उस एरिया में बीज डालता है, बीट करता है। ये माहौल पैदा किया हमने। ये भी माना है कि इस धरती के ऊपर, इस गांव में, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ जितना मेरा अधिकार है या जितना इंसानों का अधिकार है, उतना अधिकार वन्य जीवों का भी है।
कई लोग कहते हैं नहीं मेरा गांव है या मेरा अधिकार है। क्यों है तेरा अधिकार? मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ। अरे यार, ये मोर भी तो यहीं पैदा हुआ है। ये वन्य जीव जो ये बोल रहा है, यह पक्षी जो चहचहा रहे, ये कहाँ पैदा हुए? ये भी तो यहीं पैदा हुए ना। तो फिर तेरा और इसका अधिकार बराबर होना चाहिए। और इसका असर दिख रहा है बहुत बड़ी संख्या में। और मेरे गांव की 90% महिलाओं ने इसको विकसित किया है और सरकार की योजनाओं से उनको इसका मेहनता ना मिला है। सब ये कहते हैं कि ये मेरा काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी उसके अंदर। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं और कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। और अतिक्रमणकारी जो गांव में अतिक्रमण करता है, वो आक्रमणकारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो सरकारी ज़मीनों पर, सरकार की योजनाओं पर, सरकारी अधिकारियों पर, नेताओं पर अतिक्रमण करता है और अपने स्वार्थ के लिए माहौल ख़राब करता है। तो इनको बहुत सारी जगह पर इंसानों से बचाना भी पड़ता है, पर इंसानों को ही इंसानियत के रूप में आगे आना पड़ेगा। बेटियां आती है, पेड़ों से लिपटती है, पेड़ों को राखी बांधती है, तो लगता है कि इस प्रकृति से बेटियों का जुड़ाव है। उसको देखकर हम लोग भी इससे लगातार जुड़े रहते हैं। तो एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो बेटियों से दूर हो सकते हैं, ना पेड़ों से दूर हो सकते हैं, ना प्रकृति से दूर हो सकते हैं। यहाँ पर हम पेड़ों को भाई मानकर राखी बांधते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। सारी लड़कियाँ इन पेड़ों को अपना भाई मानती है और यहाँ पर हर साल इसी तरह उत्साह से यहाँ पर राखियाँ बांधने आती है। और हम हमारे इस महोत्सव के जरिए सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह ऐसे प्रोग्राम मनाए जाए और हर बेटी ये कसम ले कि हम हर एक बेटी एक पेड़ जरूर लगाएगी और वो हर साल ये मतलब रक्षाबंधन हर साल उसको राखी बांधेगी और उस पेड़ की रक्षा करेगी। जो पिछले सालों में जो बेटियां जन्म हुई है, कोई 20 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 10 साल की, 2 साल की, वो सब बच्चियां यहाँ पर आती है। उसके छोटी बच्चों को, नवजात बच्चों को उसके माता पिता लेकर आते हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं उसके जन्मदिन की खुशी मनाकर। और वो पिछले वर्षों में जो बेटियों का जन्म हुआ है, वो बेटियाँ पेड़ों को राखी बांधकर उसकी पूजा करके यह संदेश देती है, ये संकल्प लेती है कि इस पेड़ों को मैं बचाऊंगी। और ये संदेश देती है जो बहुत ही भावनात्मक होता है। यह संदेश देती है बेटियां कि ये पौधे जिसको मैं राखी बांध रही हूँ, ये मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने लगाए थे और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है। इस नाते पेड़ मेरा भाई है और इसको राखी बांधकर, इसको रक्षा सूत्र बांधकर मैं इसको बचाने का संकल्प लेती हूँ और मैसेज देती हूँ कि किसी भी कीमत पर इस पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी। और ये मैसेज कई 100 वर्षों पहले अमृता देवी वैष्णवी ने अपने सिर कटवा कर दिए थे। सिर साटे रूख तो भी सस्तो जान। तो यही भावना हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम नई अमृता देवी को तैयार करना चाह रहे हैं जो इस प्रकृति के लिए लड़े। ये काम हमारे इस पर्यावरण महोत्सव में किया जाता है, जिसको देखने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं, पर्यावरणविद आते हैं, कई देशों का मीडिया आता है, इसको प्रचार प्रसारित करता है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका घर आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसमें एक बेटी का अवतार नहीं होता है। आपको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, आपको पॉलीथीन को रोकना पड़ेगा, आपको इस तरह के जो धरती को नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल आ रहे हैं या कचरे आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। रोकने की पॉलिसी सरकारों को बनानी पड़ेगी। लोग कहते हैं गाँव में गायों का दूध बहुत पवित्र दूध है, हम भी मानते हैं पवित्र गौ माता है, पर गाय पॉलीथीन खाकर उसके पेट में 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो पॉलीथीन बंध गया है और वो जो खा रही है उसका दूध बनकर नीचे आ रहा है, बाहर आ रहा है और वो कैंसर पैदा कर रहा है। ये आंखें खोलने वाला विषय है कि जो अमृत देने वाली गौ माता थी वो पॉलीथीन खाकर वो जहर दे रही है। ये सोचने का विषय है। आज ही आप अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं और मेरी बात को अगर कहीं आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ठीक कह रहा है, तो फिर आज ही हमें कहीं न कहीं जहाँ भी हमें उपयुक्त ज़मीन दिखे वहाँ एक पेड़ लगा देना चाहिए और इस प्रतिज्ञा के साथ लगाना है कि इस पौधे को पेड़ बनने तक इसका रख रखाव करूँगा। फिर जब आप उस पेड़ से जुड़ जाएंगे तो प्रकृति से अपने आप ही जुड़ जाएंगे। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ आपके सामने।
हमें निरोगी रहना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो फिर हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। यही आपको, आप इसको जैसा दोगे वैसा ही आपको वापस दे देगी। धन्यवाद।